सबसे पहले सिलेक्शन के लिए दोस्तों आज की यह वीडियो हिंदी के टॉप ट्रेंडिंग जबरदस्त टॉपिक यानी विराम चिन्ह पर आधारित होगी। हमें पता है आप सभी स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं, लेकिन हिंदी में विराम चिन्हों का अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना है। 2 से 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, ये बताओ कि अर्धविराम और अल्प विराम में अंतर क्या है, दोनों के सिंबल क्या है, लाघव चिन्ह का सिंबल क्या है, त्रुटि पूरक चिन्ह का सिंबल क्या है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं आज। तो चलिए एक कॉपी एक पेन उठा लीजिएगा और हिंदी विराम चिन्हों में हमें यह भी जानना है कि कामता प्रसाद ने क्या बताया है। सब कुछ जानेंगे डिटेल में, अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ। हम यहां पर बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को मेंटेन करेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि आपको अपना नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी सफलता का शॉर्टकट है नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई आपको घुट्टी पिला दी जाए और आप एकदम से क्या है एग्जाम को क्रैक कर जाओ। हमें एक एक चीज को बारीकी से समझना है। हमें ये नहीं देखना है कि एग्जाम में हम बैठे हुए हैं एग्जाम हॉल में और हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि काश मैंने ये पढ़ लिया होता। ये नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो यहां पर अगर हम सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि विराम चिन्ह है क्या। विराम चिन्ह वही है दोस्तों कि जैसे विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज को, हम उस दूसरे एग्जाम्पल में बताते हैं, जब भी हम किसी एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बीच में अगर थक गए तो हमने क्या कहा, पेड़ के नीचे भैया, या कहीं दुकान पे या कहीं भी हमने क्या कर लिया, विश्राम कर लिया, है ना। जब हम चलते समय रुकते हैं तो हम कहते हैं विश्राम। ऐसे ही हम लिखते समय या फिर हम चीजों को क्या बोलते समय हम कुछ ठहराव लेते हैं। तो यहां पर विराम चिन्ह का मतलब है कि लिखेंगे ही तभी तो विराम चिन्ह आएगा। तो मतलब क्या है कि विराम का मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, हिंदी में पिछली बार पूछा गया था विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो अगर ऑप्शंस में ठहराव है, विश्राम है या रुकना है तो आप मार दीजिएगा। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो लगाए जाने वाले सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, उनको हम क्या कहेंगे सर, विराम चिन्ह कहेंगे। अब बात आती है दोस्तों विराम चिन्हों के भेद क्या होते हैं। तो समझिएगा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो हर बार पूछा जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने यही पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या क्या है। ऑप्शंस होते हैं 20, 25, 10, 12, 8, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो याद रखिए, कार्तिक के जीवन को समझने के लिए हमें वैष्णवी की कुंडली भी देखनी होगी। वैष्णवी की जन्म पत्री तो हमारे पास नहीं है। इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी में विराम चिन्हों की बात करें तो कामता प्रसाद के अनुसार 20 बताए गए हैं। एक और क्वेश्चन स्टार बना के लिख लेना है, सारा कुछ नहीं लिखना है, स्टार बना के चीजों को लिखना है। विराम चिन्हों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार कितनी है, बराबर में 20। लिख लिया। अगला स्टार बना के लिखिएगा कि कामता प्रसाद किससे संबंधित हैं। तो कामता प्रसाद हिंदी में विराम चिन्हों से संबंधित है, जैसे भरत मुनि रस से संबंधित है ना। मेरी बात बिल्कुल क्लियर है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। अब सुनो, पिछली बार यानी 2007 से लेकर 2018 के बीच में छोटी बड़ी परीक्षाओं में 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए, स्टार बना के लिखना, कि विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। पहला क्वेश्चन स्टार बना के लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन उसी के आगे लिखना है, विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से तो लिया गया है, लेकिन यह बताओ, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है कि ऐसा हिंदी में विराम चिन्ह कौन सा है जिसको अंग्रेजी से नहीं लिया गया। तो बताओ, एकमात्र है। तो दोस्तों जब यूनिक चीज होती है तो उसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखो कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को कहां से लिया है। पहला क्वेश्चन अंग्रेजी से लिया है। दूसरा क्वेश्चन वह कौन सा है जो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, पूर्ण विराम, यानी फुल स्टॉप की बात करते हैं, जो पूर्ण विराम होता है, ये वाला पूर्ण विराम है ना। फुल स्टॉप छोड़ो आप, यह पूर्ण विराम दोस्तों, जहां पर हम पूरी तरीके से रुक जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कामता प्रसाद जी ने कितने बताए हैं विराम चिन्ह, तो 20। चौथा क्वेश्चन ये कि कामता प्रसाद संबंधित किससे हैं, विराम चिन्हों से। 4 क्वेश्चन हो गए। इसी स्लाइड में 4 क्वेश्चन हो गए, चारों स्टार बना के पॉइंट में लिख लो। क्लियर है? अब हमें यह देखना है कि हमें विराम चिन्ह पढ़ने कितने हैं। विराम चिन्ह एक्चुअल में 18 से 20 होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं हम उनको ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। अब देखो यहां पर कुछ विराम चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, अल्प विराम, अर्ध विराम, स्क्रीनशॉट ले लेना, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्टक, योजक, अवतरण, लाघव, आदेश, रेखांकन, लोप, पुनरुक्ति, या फिर जो है इसको जो हम कहते हैं रिपीट पॉइंटर सिंबल, और इसको यहां पर त्रुटि पूरक, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला, ठीक है ना, त्रुटि पूरक पूछा जाता है, और एग्जाम में ये वाला लाघव चिन्ह बहुत पूछा जा रहा है इस समय। क्लियर है?
और यहां पर 15 के बाद जो है 16, 17, 18, तो 16, 17, 18 जो होते हैं इनमें से दोस्तों किस तरीके से, अभी ये लिखना मत, अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा कि अल्प विराम और अर्ध विराम में फर्क क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अल्प विराम और अल्प विराम में और अर्ध विराम में फर्क क्या है, दोनों में कंपैरिजन करें तो क्या सिंबल उनके होते हैं और कहां कहां पर लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि अल्प विराम का सिंबल क्या होता है। तो अल्प विराम का गाइस जो सिंबल होता है वो होता है ये वाला छोटा कामा, है ना। अल्प का मतलब छोटा, इस तरीके से याद कर लेना है। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह इसका प्रयोग होता है। यानी किसका, यानी इसका प्रयोग होता है। यह क्या है, यह अल्प विराम है। किसके लिए, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, और क्या है, जब 2-3 वस्तुएं हो या 2 से अधिक वस्तुएं हो उनकी कंपैरिजन के लिए, है ना। मेरी बात समझ रहे ना। जैसे जैसे राम सीता लक्ष्मण हनुमान, राम मोहन श्याम हनुमान, राम सीता गीता मीना, इस तरीके से जब भी हम 4 दोस्त या 4 सहेलियां होते हैं या 4 लोग होते हैं या 4 मंडली होती है तो उसमें हम कामा को दर्शा के दोस्तों हम आगे नहीं लिखते हैं। तो ये क्या है, यह है दोस्तों आपका अल्प विराम है। गाइस क्या है, अल्प विराम है। क्लियर है। अब यह देखना होगा कि अल्प विराम और अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन में फर्क क्या है। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस ऊपर वाली बिंदी को हटा देता हूं तो ये देखो अल्प विराम बन जाता है ना, अल्प विराम बन जाता है। लेकिन अल्प विराम तो मैं पढ़ चुका हूं, तो अर्ध विराम क्या है। अर्ध विराम वो है कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक, मतलब यह कह रहा है कि यह बड़ा है, मतलब अल्प विराम छोटा था, अर्ध विराम बड़ा है। यही ट्रिक याद रखना, अर्ध विराम बड़ा है, अल्प विराम छोटा है तो अल्प विराम सबसे कम समय, अर्ध विराम थोड़ा बड़ा है तो अल्प से कुछ अधिक समय। मेरी बात समझ रहे ना। जहां अधिक समय तक देर तक रुकना पड़े वहां अर्ध विराम कहते हैं। जैसे क्या, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गाइस, यहां पर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये तरीके से, अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन ही इसको बना देता हूं और क्वेश्चन बना के मैंने ऑप्शन ए दे दिया, ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया, ऑप्शन डी दे दिया, मैंने कह दिया आपसे कि इसमें सूर्यास्त हो गया और लालिमा के बीच में यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला विराम कौन सा है, तो आपके पास अल्प विराम होगा, अर्ध विराम होगा, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। लेकिन अब तो कंफ्यूज नहीं होगे जब याद रखो कि जब 2 चीजें आपको दी हो, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, तो आप लगाइए अर्ध विराम। ठीक है। जब केवल नीचे दिया है तो आप लगाइए अल्प विराम, छोटा है तो छोटा, अर्ध मने थोड़ा सा बड़ा, और ये हो जाएंगे दोनों सिंबल। क्लियर है, कोई डाउट। क्वेश्चन मैंने क्या लिखाया था, कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो आपने कहा था फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। क्लियर है। जब वाक्य खत्म हो जाता है गाइस तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जिस तरीके से हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं हरिद्वार जाना है, मध्य प्रदेश से हरिद्वार जाना है, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाना है, राजस्थान से हरिद्वार जाना है, तो बिहार से हरिद्वार जाना है। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई जहां से जाना है और जाना हरिद्वार है, खत्म हो गई बात। और खत्म होने का मतलब है कि उसके आगे नहीं जाना, यात्रा खत्म तो मतलब वापस आना। अब यहां पूर्ण विराम को लिखते समय हमने कहा कि जब कोई चीज लिख रहे होते हैं तो हमें आगे की लाइन, जैसे राम खाना खाता, इसके आगे नहीं पता कि राम खाना खाने के बाद क्या कर रहा है, वाक्य खत्म। तो यहां पर क्या लग गया, लास्ट में ये लग गया। तो यहां पर मुझे आगे की मतलब नहीं है, तो पूर्ण विराम का मतलब है कि जब भी कोई चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाए और आगे की बात ना की जाए, पूरा वाक्य खत्म हो जाए, पूर्ण विराम लग जाता है। अब एक कॉलन होता है, एक होता है कॉलन, उपविराम। बहुत बार पूछा गया, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है, आपने बहुत जो है अपने एग्जाम में 10th 12th में इन पर निबंध भी लिखा होगा कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, प्रदूषण एक अभिशाप है। तो मतलब क्या है, यहां पर जो प्रयोग होने वाले ये 2 सिंबल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें दोस्तों आपका यूज हुआ है उपविराम, कॉलन यूज हुआ है। मेरी बात समझ रहे ना, उपविराम या कॉलन यूज हुआ है, इस चीज को आप याद रखें। आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों विस्मयादिबोधक, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सिंबल आप देख सकते हो, ये वाला सिंबल है गाइस, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में केवल आपको एग्जांपल देता है। एग्जांपल में जैसे एग्जांपल में यह पूछता है कि हाय वह मर गया, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा विराम यूज हो गया है। तो आपको याद रखना है कि यह जो विराम चिन्ह होता है ना, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। और मैं इसको पूरी तरीके से बता देना चाहता हूं कि जब भी यह विराम चिन्ह प्रयोग होगा आपके एग्जाम में तो क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष विषाद, विस्मय घृणा,
हमें खुशी है, या हमें जो है विषाद का मतलब होता है, यहाँ विवाद लिखा है कोई बात नहीं, या हमें जो है बहुत दुख ही है, विषाद लिख लेना, ठीक है ना। हम बहुत दुखी, विषाद का मतलब होता है दुख। विस्मय की बात करना, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। हम किसी से घृणा करते हैं, हम आश्रय करते हैं, ठीक है ना। हम करुणा करते हैं, भय है। तो मतलब क्या है कि इन सभी पॉइंटों को लिख लेना है, और इन सभी पॉइंटों का जब भी हम यूज करेंगे तो इस चिन्ह का इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। बोले कैसे? जैसे हाय वह मर गया, हाय छी छी मेरे शाबाश, मतलब क्या है, यहां पर अगर ऐसे जो है वर्ड अगर आएंगे तो आपको लगा देना है। जैसे हाय, ये क्या हो गया, आह मजा आ गया, है ना। ये देखिएगा दुख की बात है, ये खुशी की बात है। छी, घृणा की बात है, छी छी, ये कितना गंदा काम है ना। तो अरे आप कब आ गए, शॉक्ड, एकदम से आश्चर्य हो गया। शाबाश, बहुत, मतलब जो है किसी को बढ़ावा दे रहे हो आप, है ना। तो मतलब क्या है कि हर तरीके से इन वर्ड, अगर जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखे तो आपको आंसर केवल विस्मयादिबोधक देखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न चिन्ह। लाघव चिन्ह और त्रुटि पूरक चिन्ह बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से देखना है जो आगे बताने वाला हूं। प्रश्न चिन्ह बहुत सिंपल है। जब यार देखिए किसी से हम प्रश्न करते हैं, जैसे वह क्या लिखा है, प्रश्न कब करेंगे, जब क्या हम करेंगे, क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, यह कब हुआ, ऐसे क्यों कैसे कब, तो ऐसे वर्ड अगर आएंगे तो आप आंसर क्या लगा दोगे, प्रश्नवाचक लगा दोगे। और प्रश्नवाचक का मतलब यह है, यहां पर क्वेश्चन मार्क होता है, यानी ताजमहल किसने बनवाया, यह किसने मारा, यानी इस कुत्ते को किसने मारा, यह दरवाजा किसने बंद किया, तुम कहां जा रहे हो, है ना, तुम कब आओगे। तो मतलब क्या है, प्रश्न है, अगर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक लगाना पड़ेगा। कोष्टक चिन्ह क्या है? कोष्टक चिन्ह दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है कि अधिक स्पष्ट करने के लिए, अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको एक हमेशा एग्जांपल एक ही दिया है। जैसे अधिक स्पष्ट करने का मतलब क्या है, जैसे आप शादी बारात का कार्ड देखते हो, आपके घर में आता होगा, और शादी बारात के घर में अगर देखा जाए तो एक नाम लिखा है, नाम अगर लिखा है, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं दूसरे की मजाक क्यों उड़ाऊं। जैसे देखिएगा, जैसे अगर मेरा नाम जो है धीरज द्विवेदी, आप सभी जानते हो मेरा नाम धीरज द्विवेदी है, और एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा घर का नाम क्या है, मेरा घर का नाम है क्या दोस्तों, पप्पू मान लेता हूं मैं, ठीक है ना। और इस घर का नाम पप्पू है, तो यार ये बताओ कि मुझे जो है गांव में इस नाम से जानते हैं, या मुझे कस्बे के लोग इस नाम से जानते हैं, शहर के लोग इस नाम से जानते हैं, लेकिन मार्कशीट तो ये कहती है आप सभी ये जानते हो। तो मतलब क्या है कि इस नाम के पीछे धीरज द्विवेदी लिखा और उस कार्ड में क्या लिख दिया भैया, पप्पू लिख दिया। अब आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कार्ड जो बांटने जाएगा वो कहीं ना कहीं पप्पू का घर ढूंढ लेगा। यानी अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि इस धीरज द्विवेदी को कितना स्पष्ट किया गया है उस ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट लगाया था पप्पू, है ना। मेरी बात समझ रहे ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो समझ गए ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। आप मेरे ऊपर एक क्षण के लिए हंस जरूर ही सकते हो, लेकिन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन ये नहीं समझ लेना कि सर का नाम पप्पू है ना, याद रख लेना। तो यहां पर अगर हम बात करें कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि अधिक स्पष्ट, जब चीजें क्लियर ना हो और कोष्टक में क्या कर दिया जाए, अधिक स्पष्टता से उस चीज को दिखा दिया जाए, है ना। जैसे विश्वामित्र। अब विश्वामित्र दोस्तों यहां पर क्या है, विश्वामित्र जो है क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, क्रोध में कांपते हुए कह रहे हैं कि ठहर जा, है ना, ठहर जा। मतलब क्या कि विश्वामित्र जो है उनका स्वभाव कैसा है, अब वो प्रफुल्लित है ये पता ही नहीं चल रहा, लेकिन कोष्टक में यहां पर क्या है, कोष्टक में यहां पर लिख दिया है कि उनका स्वभाव क्या है इस समय हाव भाव चेहरे का क्या है, क्रोध में है, क्रोधित है, और कह रहा है ठहर जा, है ना। तो मतलब क्या है, और ठहरे नहीं तो फिर क्या, गला उड़ जाएगा। योजक चिन्ह कई बार पूछा जाता है, द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह हमेशा यूज होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों में के मध्य में किया जाता है। जैसे अगर बात करें दोस्तों माता पिता, माता पिता की बात करी तो कौन सा समास हो जाएगा, आपने कहा द्वंद्व हो जाएगा। योजक चिन्ह को हम अगर देखा जाए तो इसको हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं क्या, बताइए फटाफट। सुख दुख में बीच में लगा है, लाभ हानि में, दिन और रात में, यश और अपयश में, और तन मन धन में। तो आप ये कह सकते हो कि इसके बीच में जो यूज हुआ है, ये वाला चिन्ह जो यूज हो रहा है बीच में, तो यहां पर क्या है, सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हाइफन कहते हैं। और इसका यूज जो सिंबल है ना, ये आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये सिंबल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा पढ़ते थे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन्वर्टेड कामा का सर ये हिंदी में अर्थ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज तो पता चल गया इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ठीक है ना। अगर देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि किसी की कही हुई बात को किसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला अगर नोट्स आप बना रहे हो तो यहां पर स्टार बना के सारी, जैसे आपको अवतरण चिन्ह लिखना है तो नोट्स में स्टार बना के अपना नोट्स बनाए, अवतरण चिन्ह लिख लिया और उसके आगे उसका चिन्ह जरूर लिख लें, ऐसे ऐसे करके छोड़ दें, ठीक है ना। और एक एग्जांपल नीचे लिख लें, बस इतना ही नोट्स बनाना है। जैसे किसी की कही बात को हम उसको वैसा ही लिखते हैं, उसी तरह प्रकट कर दें, और किसमें, इस ब्रैकेट के अंदर। बोले कैसे, तुलसीदास ने कहा, किसी ने कहा जरूर होगा, जैसे पराधीन सपने सुख नाही, तो इसके अंदर हमने इस चीज को बंद किया है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। जैसे कबीर दास ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का, तो मतलब क्या है कि उस चीज को हमने ब्रैकेट में बंद किया, इन्वर्टेड कामास को बंद किया, और हमने कहा कि जिसने कहा है वैसा ही हमने लिखा। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे
लाघव चिन्ह। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर पूरी हिंदी आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट नीचे है, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से रिवीजन करो और पूरी क्या करना है नोट्स। यार कमर टूट गई है। क्या जरूरत है सब। मैं आपको बता रहा हूं कितने भी फिसड्डी हो आपको कोई एग्जाम में रोक नहीं सकता। एग्जाम क्रैक होना है तो होना है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को हम कहते हैं एब्रिविएशन साइन। एब्रिविएशन साइन का मतलब यहां पर क्या है, ये लाघव चिन्ह है और इस लाघव चिन्ह को किस तरीके से शून्य के तरीके से हम जो है डिनोट करते हैं। ये शून्य बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, शून्य से भी छोटा। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। आगे शून्य लगा देते हैं तो वह शून्य क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। स्टार बना के क्या लिखना है, पहले लाघव चिन्ह लिखना है और उसका आगे सिंबल बना देना है। एग्जाम्पल लिखना है कैसे, जैसे किसी संक्षेप में, संक्षिप्त में अगर लिख दूं मैं, डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर लिख देते हैं, पंडित के लिए हम पंडित लिख लेते हैं, इंजीनियर के लिए हम इंजीनियर के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, जो है ये बिंदी रख देते हैं, है ना। पुलिस के लिए हम पू बना के बिंदी रख देते हैं। मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। इसलिए मास्टर के लिए हम क्या लगा देते हैं, मास्टर के लिए मां बनाकर बिंदी रख देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह हमारा ये कह रहा है कि साइन ऑफ फॉलोइंग में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये विवरण चिन्ह है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आईएमपी लगा दिया है। आईएमपी इसीलिए लगाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। यानी यह चिन्ह जो होगा यह किसी चीज को निर्देशित करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों अगर बात करें कि आम के निम्न फायदे हैं, अब क्या निम्न फायदे हैं ये तो बाबा रामदेव बताएंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब भी दोस्तों हमसे कोई चीज आगे की बात कर रहा है, किसी सूचना को हम निर्देशित कर रहे हैं, तो हम उसके आगे ये वाला डैश चिन्ह लगाते हैं, ये वाला डैश चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में कैसे आजकल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा रहे हैं, ये बताओ कि ये वाला सिंबल हिंदी में कौन सा विराम चिन्ह है, ये वाला सिंबल कौन सा है, अल्प विराम है, ये वाला अर्धविराम है ना। अगर हम ये वाला पूछ ले तो योजक चिन्ह है। अगर मैं ये वाला पूछ दूं, क्या ये वाला पूछ दूं, तो क्या है, अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा। आगे हम बात करेंगे रेखांकन चिन्ह क्या होता है। रेखांकन चिन्ह का मतलब होता है अंडरलाइन। हम भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हम नीचे किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द या पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए हम इस रेखांकन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर मैंने कहा राम की नगरी अयोध्या है, तो अयोध्या की बात करें दोस्तों तो इस अयोध्या पर मैंने क्या लिख दिया, हमने अंडरलाइन कर दिया। हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिस पर महत्वपूर्ण शब्दों या पदों करते हैं तो अंडरलाइन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब यहां पर अंडरलाइन आपको करना है, कहां पर करोगे, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की यमुना नदी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। यमुना नदी पर मैंने नीचे लगा दिया। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ, अब किसको नीचे कर दिया, प्रेमचंद्र की, प्रेमचंद्र को। तो यहां पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गए ना, तो इनके नीचे मैंने अपने आप से लगा दिया है, लगा नहीं था अभी तक, मैंने लगाया है, ठीक है ना, इसको याद रखें। आगे हम बात करें पदलोप चिन्ह, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ओमिशन। जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना होता है उसको हम कहते हैं लोप। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज को लोपित कर दो, किसी चीज को छोड़ दो। यानी अगर आपको पदलोप करना है, कोई चीज छोड़कर लिखना है, जैसे राम ने मोहन को गाली दी ... मैं सामान उठा दूंगा पर, मैं घर अवश्य चलूंगा पर तुम्हारे साथ नहीं। मतलब कुछ ऐसा है जो सामने वाला जो है समझ तो जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं बोला जाता। जैसे राम ने मोहन को गाली दी ... वाली गाली दी, है ना। आजकल जैसे तुम लोग गाली दे रहे हो, पेट कोर्स खरीदने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है ना, हाँ जी। और आज जो है आप कह रहे हो चोर है चोर है चोर है ना। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। लेकिन एक बच्चे को इस तरीके से एक ऐसा समय आएगा जो कहीं ना कहीं बच्चा समझेगा। और मैंने हमेशा विरोध किया है, मैंने ये हमेशा विरोध किया है, यह समझकर विरोध किया है उन कोचिंग संस्थाओं की, क्योंकि बच्चे ब्रिलियंट हैं लेकिन आप अपने आप को समझने को तैयार ही नहीं हो। क्या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो जरूरी ही है कोचिंग को ज्वाइन करना? नहीं साहब। आपने देखे होंगे आईएएस इंटरव्यू के ऑप्शंस में देखे होंगे कि क्या उनसे पूछा जाता है क्या एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है, तो बोलते हैं सेल्फ स्टडी जरूरी है। तो देश का नंबर 1 जो आपका एग्जाम होता है, सबसे कठिन एग्जाम होता है, महीनों एग्जाम चलता है आईएएस के लिए, तो आप सभी समझते हो सबसे कठिन एग्जाम। आप तो एक दिन में एक पेपर देके चले जाते हो, नौकरी लग जाती है। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, हमें पता है ब्रिलियंट हो लेकिन एक दिन में नौकरी मिल जाती है, लेकिन क्या है हमारी सरकारें साथ नहीं देती, उस वैकेंसी को फंसा देती हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकारों की गलती है, करप्शन हो जाता है बीच में। तो मतलब यह है कि हमारा कहने का मतलब है कि महीनों एग्जाम चलता है। आप देखिए आईएएस का पैटर्न उठा के, मेंस का एग्जाम लिखते लिखते महीने बीत जाते हैं उसको। आज भी है, 2 भी, कल 3 एग्जाम, परसों 3 एग्जाम, 6 एग्जाम लगे हुए हैं, ऐसे पेपर होते हैं। तो इसलिए कठिन एग्जाम के लिए भी स्टडी आप सेल्फ कर सकते हो। तो ये तो बहुत सिंपल है यार। पुनरुक्त सूचक यहां पर अगर बात करें तो रिपीट पॉइंटर, रिपीट पॉइंटर का प्रयोग लिखे गए वाक्य के अंश को दोबारा लिखने के बचने से के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर
कोई भी एग्जाम्पल जो है आपको हम प्रैक्टिस सेट में करा देंगे, टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। यहां पर हमने एग्जाम्पल जो है नहीं लिया है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने स्टार पॉइंट में लिखना है पुनरुक्ति सूचक, ठीक है ना, और उसके आगे सिंबल लिख लेना है कौन सा, ये डबल वाला, ये डबल है, ये अगर एक कर दोगे तो अल्प विराम है, और ये डबल कर दोगे तो पुनरुक्ति सूचक हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यही कहा था स्टार्टिंग में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, जिसको कहते हैं ऑब्लिवियन साइन, यानी इसका साइन का क्या है, तो स्टार बना के इसको लिखो पहले, और आगे कोष्टक में क्या लिख दो, ये वाला साइन बना दो। यानी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग हम लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर करते हैं। जैसे जैसे राम, मैंने लिख दिया, मुझे लिखना था राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, मुझे राम बाजार जाएगा, और मैंने गलती से लिख दिया राम जाएगा। अब मैं ऐसे लिखता हूं तो बाजार मुझे ऊपर नहीं लिखना पड़ता है ना। आपने बहुत बार किया होगा ऐसा कि जैसे कोई चीज लिख रहे हो, आपने भूल गए होगे तो आपने ऊपर लिख दिया होगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, राम बाजार जाएगा, श्याम और मोहन दोनों घर में रहते हैं, कुछ भी आप कर लो, कुछ भूल गए यहां लिख दिया, कुछ भूल गए यहां लिख दिया, कुछ भूल गए यहां लिख दिया, कुछ भूल गए यहां लिख दिया। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।